हाँ तो देखो, आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो नीट में आते हैं या आ सकते हैं, जो आ चुके हैं वो सब। ठीक है, फुल सिलेबस के लिए। तो एक हम ऐसा सेशन कर चुके हैं, मतलब 15 क्वेश्चन का हमने सेट बना रखा था, वो किया था एक क्लास में, हमने सारे क्वेश्चन किए थे। अब ये दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट है। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है ये, पहला क्वेश्चन है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। एक एस्केलेटर था, एस्केलेटर होता है ना, वो सीढ़ियां होती जो चलती हैं अपने आप, वो तो वो चल नहीं रही थी। ठीक है, तो शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। लड़की जो है वो यहाँ से चलती है, खुद ही चलती है, वो रुके हुए एस्केलेटर में, तो यहाँ पहुंच जाती है कितना टाइम में, t1 टाइम। ठीक, तो ये कुछ लेंथ होगी उसकी, इसको ले लेते हैं l। अब बोल रहा है कि ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, बाकी दिनों में क्या होता है कि एस्केलेटर चल रहा होता है और वो अगर उसके ऊपर खड़ी हो जाए तो वो पहुंच जाती है इस पे, अप टॉप पे, कितनी देर में, t2 टाइम में पहुंच जाएगी। तो फिर टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, मतलब तीसरे केस में क्या है कि अगर एस्केलेटर भी चल रहा है, एस्केलेटर चल रहा है, ठीक है, और उस पर से लड़की भी चल रही है, तो ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कैसे निकालेंगे इसको, देखो पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे, जब ये लड़की जो चल रही है, तो पहले केस में क्या है, एस्केलेटर रुका हुआ है और लड़की चल रही है बस, तो उसकी स्पीड मान लेते हैं v1। ठीक, और यहाँ पे दूसरे केस में क्या है, लड़की रुकी हुई है, सिर्फ एस्केलेटर चल रहा है, तो वो v2 मान लेते हैं। तीसरे केस में लड़की भी चल रही है v1 से और एस्केलेटर भी चल रहा है v2 से। तो अब हम यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखें तो t1 टाइम लग रहा है, उसने दे रखा है, तो t1 क्या हो जाएगा, t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, l अपॉन v1। एक इक्वेशन हमने बना ली। हमको एक्चुअली टाइम निकालना है, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, t ले लेते हैं। ठीक, दूसरे केस में क्या है, ये लड़की रुकी हुई है, एस्केलेटर चल रहा है, तो ये जो लड़की चलेगी ये एस्केलेटर के स्पीड से ही चलेगी, ऊपर पहुंचेगी। तो दूसरे वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, t2 इक्वल टू लेंथ उतनी है अपॉन स्पीड v2। ठीक है, तीसरे वाले केस में दोनों चल रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी स्पीड वो हो जाएगी ऐड, v1 प्लस v2 हो जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा स्पीड से चलेगी। तो t कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी होगी उसकी, अब v1 प्लस v2, क्योंकि लड़की खुद भी चल रही है और साथ में एस्केलेटर भी चल रहा है, तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी नेट। ठीक है, ये बात है। अब हमें t निकालना है, तो यहां से क्या करेंगे, हम v1 की वैल्यू निकालेंगे। चलो v1 कितना हो जाएगा, l अपॉन t1, तो यहां से v2 निकाल लो, l अपॉन t2। अब यहां पे रख दो t इक्वल टू l अपॉन v1 कितना है, l अपॉन, ये हो जाएगा t1 प्लस l अपॉन t2। अब देखो l कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये देखो कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, ये t1 t2 ऊपर आ जाएगा अपॉन t1 प्लस
T2। ठीक है, ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी। हो गया, समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बता दिया करो, ठीक है? तो ये बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमसे होने चाहिए लगभग 1.5 मिनट के अंदर, ये समझ लो। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो और देखते हैं। अब आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन। Young's double slit experiment is first performed in air and then in a medium other than air। मतलब YDSC को हमने, एक्सपेरिमेंट होता है ये ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, इसको पहले हमने हवा में किया और उसके बाद मीडियम में किया, किसी मीडियम में अदर देन एयर। तो बोल रहा है इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। मतलब 5वीं डार्क फ्रिंज एयर वाली, एयर में जो बनी थी, वो उतनी ही दूर पे बन रही है जितनी दूर 8वीं ब्राइट फ्रिंज बन रही है मीडियम में। तो पहले हम देखते हैं वाई। वाई 5th डार्क इन एयर इक्वल टू वाई का मतलब क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा बताया तो तुमको। ऐसा होता है YDSC का सेटअप। तो यहां से स्क्रीन पे बनते हैं, सेंटर मैक्सिमम यहाँ पर होता है और यहाँ से हम नापते हैं वाई कि कितनी दूर ब्राइट बन रही है, फर्स्ट डार्क, सेकंड थर्ड, ये वो मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, ब्राइट डार्क सारी फ्रिंजेस। तो उसका वाई जो 5th डार्क है एयर में, वही लिखा उसमें, वही वाई क्या होगा, 8th ब्राइट इन मीडियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है हमारे पास 2 इंटू 5 -1 +1 इंटू लेमडा एयर में, ठीक है, इंटू D बाय 2D। ठीक है, ये होता है। तो अब इसका कर देते हैं इसके बराबर वाई इन मीडियम। तो मीडियम में जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए फॉर्मूला होता है n लेमडा D बाई डी। तो n की जगह 8 आ जाएगा सीधा सीधा लेमडा, लेकिन लेमडा जो है वो है मीडियम का, तो लेमडा m रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो मीडियम में भी चेंज हो जाती है। डी कैपिटल डी तो उतना ही रहेगा और छोटा डी भी उतना ही रहेगा। ठीक है, कैपिटल डी क्या होता है, ये स्क्रीन कितनी दूर है यहाँ से स्लिट से, स्लिट होती है और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डी, और यहीं से रोशनी निकलती है, 2 सोर्स होते हैं। ठीक, अब ये डी तो चलो कट जाएगा, ये भी कट गया, ये सब कट गया, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11 लेमडा बाय 2 इक्वल टू 8, और लेमडा इन मीडियम ये होता है हमारा लेमडा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ले लेते हैं, एन नहीं म्यू ले लेते हैं, म्यू। ठीक, तो लेमडा लेमडा कट गया। अब म्यू कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा 16/11। ठीक है, अब कितना आया इसको डिवाइड करके देखो, ये आ जाएगा 1.5 आ गया ये। कितना आएगा 16, 1 मिनट रुक जाओ जरा, कहीं गलती तो नहीं करती हमने। 2 है ये, 16 है, 8th ब्राइट मीडियम 2 इंटू 5 + 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना 2n + 1 लेमडा डी बाय 2D।
ठीक है। और इसमें हम रखते हैं, अच्छा ओके, तो गलती हो गई। तो यहाँ पे हमको पता क्या रखना पड़ेगा, n की वैल्यू 0 रखते हैं तो फिर वो फर्स्ट मिनिमम होता है डार्क, तो यहाँ पे हमको 4 रखना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि ये होता है मिनिमम की कंडीशन। तो हम n इक्वल टू 0 डालेंगे तो फर्स्ट मिनिमा बनेगा, ठीक है। n इक्वल टू 1 डालेंगे तो सेकंड मिनिमा। तो हमें अगर फिफ्थ मिनिमा बनाना है या डार्क बनाना है तो उसके लिए n हमें 4 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए 4 डाला है, ठीक है। तो उसको ठीक कर लेंगे हम, तो ये उतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 9 हो जाएगा, हाँ 9। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। तो अब कितना आया बताओ, 9 बन जा 9, और कितना होगा 7, हाँ 7, क्योंकि 9 9 हो जाएगा, 9 7 9 9 से, हाँ 9 7 53, फिर बचेगा 7 दोबारा से, 9.77 कुछ आ रहा है, तो इसके आसपास आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें पता होना चाहिए। आगे समझ में, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source। मतलब एक मिरर है और एक सोर्स है, मतलब कोई बल्ब मान लो छोटा सा, तो वहां से लाइट आई और उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर गई, ठीक है, ओके। और बोल रहे हैं द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स आई, जो भी है, ये जो सोर्स है ना, इसके ऊपर एक स्केल रखा हुआ है। स्केल मतलब है, समझ लो कोई स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है, कोई कोई चीज रखी हुई जिसपे कि इसका एक स्पॉट लिया जा रहा है। जैसे मान लो कि अब तुम यहाँ से एक रे यहाँ पे डालोगे तो ये टकरा के इधर जाएगी, तो यहाँ पे चमकने लग जाएगा। तो वही चीज है कि हमने एक स्क्रीन रखी हुई है, स्केल रखा हुआ है, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, अगर मिरर को हमने रोटेट कर दिया स्मॉल एंगल से, ऐसे स्मॉल एंगल थीटा से, ठीक है, तो ये जो हमें निकालना है, द स्पॉट ऑफ द लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस y ऑन द स्केल। मतलब क्या होगा ना कि ये टकरा के ऐसे जाएगी, फिर यहां पे जाएगी टकरा के, यहाँ पे नहीं, थोड़ा और चली जाएगी, एक मिनट, ये ऐसे टकरा के जाएगी, ये मान लो। तो हमको बताना है कि ये बोल रहा है कि जो स्पॉट है वो स्केल के ऊपर, स्केल मतलब ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे y डिस्टेंस पे बनता है स्पॉट। अब बताना है कि जहाँ एंगल थीटा इज गिवन बाय, ये कुछ फॉर्मूले हैं, तो ये x क्या चीज है, x तो ये है जो कि सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, सोर्स फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस x। अच्छा, जो मिरर है वो सोर्स से x डिस्टेंस, तो एक ही बात हो गई, सोर्स हो गया और ये मिरर हो गया, तो x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मिरर को अगर हम थीटा रोटेट करेंगे तो हमें पता है जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो 2 थीटा रोटेट हो जाती है, ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसका मतलब ये पता होना चाहिए तुमको कि अगर प्लेन मिरर को थीटा रोटेट करेंगे तो जो हमारी इंसिडेंट रे है वो टकरा के रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा रोटेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं टेन 2 थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, मतलब टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही लिख दिया। अब क्योंकि थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, उसने बोला है ना कि द एंगल स्मॉल एंगल थीटा, तो 2 थीटा इज ऑल्सो स्मॉल, ठीक है। और जब 2 थीटा छोटा है, 2 थीटा अगर छोटा है तो 2 थीटा अप्रोक्सीमेटली साइन 2 थीटा टेन 2 थीटा सब
ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो हम टेन टू थीटा को लिखेंगे टू थीटा, तो टू थीटा लिख दो, टू थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो थीटा कितना आ जाएगा, वाई बाई टू एक्स। ठीक है, ये बात है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा डी। क्यों भाई, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. हाँ, कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे को बीच में, कहीं भी रोक देना मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि इफ थीटा वन एंड थीटा टू बी द apparent angles of dip observed in two vertical planes at right angles to each other, then the true angle of dip theta is given by। अब देखो ये थोड़ा इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है, मतलब कि जो ट्रू एंगल ऑफ डिप है वो ये समझ लो, ऐसा समझ लो, मतलब इस तरफ क्या है एंगल ऑफ डिप, मैं बताता हूँ। एंगल ऑफ डिप वो होता है जहां पे अगर कोई आप बार मैग्नेट लटका दो, ठीक है, तो वो कितना वो झुक जाता है या कितना उठ जाता है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर से देख रहे हैं, उसने दो दो प्लेन लिए हैं, वर्टिकल प्लेन्स। ये वैसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, जब तक तुम प्रैक्टिकली इसको करके नहीं देखोगे तब तक समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, आसमान से। तो ये वो प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन वाला, जिसमें कि जैसे कि अर्थ होता है ना, ऐसे होता है अर्थ, ठीक है। सपोज ये नॉर्थ है साउथ है, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ से जाती ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाती है। तो सपोज यहाँ पे आपने कहीं मैग्नेट लटका दिया, तो वो कहीं भी, तो जहाँ पे भी तुम लटकाओगे वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से वो एंगल दिखता है, जितना ही बनता है वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर नीचे। तो मैं आसमान से देखूंगा, सपोज यहाँ से जा रही है, ऐसे ऐसे भी तो जा सकती है, ठीक है, ये भी जा सकती है, ये भी जा रही है ऐसे, ये। तो मैं कहीं से भी देख सकता हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ मैं, ये जो अर्थ है वो पूरी मैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है, ठीक है। तो अब मैं इसको आसमान से देखूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, सपोज इसी को देख रहा हूं मैं, तो इसी इसी लाइन के ऊपर अगर मैग्नेट ओरिएंट हो रखा है तो वो कुछ एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, वो है थीटा, ठीक है। तो अब उसका एक तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सपोज ये है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये थीटा है, तो एक हो जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा, और एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये तो वो प्लेन है जिस प्लेन पे मतलब ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन है, लेकिन उसने दो अलग अलग प्लेन ले रखे हैं, ऐसे दो अलग अलग प्लेन, ठीक है। ये मैं देख रहा हूं फ्रॉम, ये टॉप व्यू है, आसमान से देख रहा हूं, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं ना यहाँ पे, ये आसमान से देख रहा हूं, और ये कहां से देख रहा हूं, ऐसे खड़े होकर देख रहा हूं, ऐसे जमीन पे खड़े होकर, ये है जमीन, ठीक है। तो मेरे सामने मैं बार मैग्नेट ऐसे होगा भाई, ये बार मैग्नेट है जो कि ऐसे हमने लटका रखा है, तो ऐसे टेढ़ी हो गई। लेकिन मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूं ये आसमान से देख रहा हूं, ऊपर से, यहां से, ठीक है। ऊपर से देखूंगा तो ऐसा दिख रहा है, तो इसमें मेरे को ये थीटा तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं। अभी इसी बी कॉस थीटा का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, मतलब अब ये जो प्लेन है ना, दो प्लेन इसने लिए हैं जिसमें एंगल ऑफ डिप है थीटा वन और थीटा टू। तो सपोज ये एंगल बना रहा है यहां से कुछ अल्फा ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक। तो अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये तो चलो सारे प्लेन में उतना ही होगा, लेकिन इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, इस वाले कंपोनेंट का
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब बी कॉस थीटा कॉस अल्फा। ठीक है, ऐसे समझ लो। ये तो ये हो जाएगा इधर बी कॉस थीटा कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा बी कॉस थीटा साइन अल्फा। ठीक, तो अब हमको मतलब ये प्रूफ करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा कुछ कुछ ऐसा है। ठीक है, तो कैसे करें? तो इस वाले प्लेन में, पहले ये जो वाला प्लेन है, इसमें एंगल ऑफ डिप क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट तो बी साइन थीटा है, देखो ये रहा बी साइन थीटा अपॉन हॉरिजॉन्टल कितना है? ये रहा हॉरिजॉन्टल बी कॉस थीटा कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, बी तो कट गया, देखो सॉरी, थीटा वन है वो, थीटा वन। दूसरे वाले प्लेन में टेन थीटा वन टेन थीटा टू क्या हो जाएगा? देखो ये जो है ना डायग्राम, ये तो एक्चुअल डायग्राम है जो कि जिस प्लेन पे मैग्नेट लटक रहा है, लेकिन उसने दो अलग अलग प्लेन ले रखे हैं जिस पे एपरेंट एंगल ऑफ डिप उसने थीटा वन थीटा टू ले रखा है। ठीक है, तो वही थीटा वन थीटा टू हम निकाल रहे हैं। और टेन थीटा वन क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा कोई भी प्लेन हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? ये जो एक्चुअल में कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट ये वाला। ठीक है, तो ये लिख दिया हम। ऐसे ही दूसरे प्लेन पे क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम रहेगा बी साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा साइन क्या अल्फा। बी कट गया। ठीक, तो अब क्या करें? अब हम इसको ये कर सकते हैं, इसको फिर टेन थीटा लिख लो। टेन थीटा वन क्या हो जाएगा? टेन थीटा अपॉन कॉस अल्फा। टेन थीटा टू टेन थीटा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, तो अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को अलग करके ये कर देते हैं क्या, ऐसे लिख लेते हैं। देखो साइन थीटा उधर ले जाओ, कॉस थीटा उधर ले जाओ, और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा हो जाएगा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा वन। साइन अल्फा क्या होगा? टेन थीटा अपॉन टेन थीटा टू। अब इन दोनों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो वन होता है, तो फिर इन दोनों का स्क्वायर करके वन कर दो, ऐड कर दो। तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा टू इक्वल टू वन। टेन स्क्वायर थीटा लेके कॉमन लेके वन के नीचे ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर, क्योंकि फिर यहाँ बचेगा वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा वन, कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ये वाला, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको ये समझ लो कि एग्जाम में छोड़ा भी जा सकता है, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि थोड़े लंबे हो जाते हैं ना, इसमें इमेजिनेशन अच्छी खासी है और उसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन भी बन जाती है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है थोड़ा सोचने में। ठीक है, तो इसको ये क्वेश्चन उनमें से है जिसको तुम कंसिडर कर सकते हो कि छोड़ा भी जा सकता है। ठीक,
Yes, sir. आगे चलते हैं। इसमें बोलते हो क्या बोल रहा है, टू कार्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर विद स्पीड 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार, मतलब दो गाड़ियां हैं, ठीक है, एक चल रही है 22 से, दूसरी चल रही है क्या 16.5 से। अब बोल रहा है कि ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार, ये वाला, ब्लोज अ हॉर्न, हॉर्न बजाता है, हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी यहां से हॉर्न, इसने हॉर्न बजाया तो फ्रीक्वेंसी निकाली म्यू नॉट इक्वल टू 400 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी इसने निकाली यहां से, ठीक है। अब द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार, अच्छा दूसरा वाला जो है वो फ्रीक्वेंसी सुनेगा, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, यही बताना है हमको, और वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये तो देखो इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है कि ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर, और सोर्स ये हो गया, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, यहां से आवाज निकल रही है और ये सुन रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ऐसे केस में जब दोनों बॉडी एक दूसरे के पास जाती हैं, तो न्यू इक्वल टू न्यू नॉट वी, और यहां पे आएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। जब दोनों एक दूसरे के पास जाते तो ये फॉर्मूला है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो रख दो उसमें सारी वैल्यू, तो न्यू कितना आ जाएगा, न्यू नॉट कितना है 400। ये तो सिंपल है, तो फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। वी दे रखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड 340, और ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है 16.5 अपॉन 340 माइनस 22, तो ये कितना आ जाएगा 356.5 अपॉन 300 कितना हो गया ये 318, Sir, 318 है क्या जी, sir, V है. वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, सोर्स, ठीक है, Yes, sir. सोर्स की वेलोसिटी। ये फॉर्मूला सीधा सीधा यूज हो जाता है, मतलब इसको हम पढ़ते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो, उसका फॉर्मूला ऐसे निकाली जाती है, ठीक। अब इसको हम काट लेते हैं, किससे कट रहा होगा, किसी चीज से कटेगा ये 3 4 और 28 18 6, इसको तो थोड़ा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं। 356.5 डिवाइडेड बाय 318 इंटू, तो 448 आ रहा है लगभग, अप्रोक्सीमेटली 448। देखो इसको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा इतना, तो 448.4 हर्ट्ज, तो लगभग यही हो गया इसी के पास, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना। आगे बढ़ते हैं, देखो two blocks A and B of mass 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दे रखा है ये कि दो डब्बे लटका रखे हैं एक धागे से और एक ऊपर स्प्रिंग है। होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय massless string as shown in figure. Magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut, ये तो तुम बता सकते हो क्योंकि हमने पढ़ लिया है सब। जैसे ही ये इसको हम काटेंगे, इसको हमने काट दिया, उसके काटने के तुरंत बाद दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। तो दोनों का एक्सेलरेशन, तो बी वाले का क्या होगा, बी वाले का तो एक्सेलरेशन जी हो जाएगा क्योंकि वो तो हवा में आ गया, क्यों Yes, sir, G. ये हो जाएगा। ए वाले का कितना होगा, अब ए वाले का देखते हैं, ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 3. हैं कितना होगा, Sir, G by 3. कैसे, Sir, नीचे तो mg लगेगा. नीचे तो 3mg लगेगा ना, क्योंकि वो तो Yes, उसका sir. वजन है। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स,
लेकिन स्प्रिंग फोर्स कितना लोगे? स्प्रिंग फोर्स वो होगा जितना ये पहले लग रहा होगा, और इस वाले केस में स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के, अब इस पूरे पे देखो कितना है, इसका वेट कितना है 4 mg, तो 4 mg और kx दोनों बराबर हैं अभी इक्विलिब्रियम में, तो kx की वैल्यू 4 mg हो जाएगी। और जैसे ही स्ट्रिंग काटा तो x में इतना चेंज तो आएगा नहीं, क्योंकि x तो उतना ही रहेगा। जैसे ही स्ट्रिंग काटा, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग वो उतना ही है, इसीलिए स्प्रिंग फोर्स भी उतना ही है 4 mg। तो ये 4 mg के बराबर ही होगा, क्योंकि हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जैसे ही धागे को काटा। धागे को काटते ही एक्स चेंज नहीं हो जाएगा, वो थोड़ी देर बाद चेंज होगा, ठीक है, इसीलिए के एक्स स्प्रिंग फोर्स वही रहेगा 4 mg। अब ये ज्यादा फोर्स है कम फोर्स है तो एक्सेलरेशन ऊपर आ जाएगा इसका, ठीक। तो कितना नेट फोर्स कितना है 4 mg, मतलब के एक्स माइनस एम जी 3 mg सॉरी, इक्वल टू मास इंटू मास कितना है 3m एक्सेलरेशन। तो ये अगर 4 mg है 4 mg माइनस 3 mg इक्वल टू 3m है। अभी कितना हो गया mg, तो a आ जाएगा g/3, ठीक है। यस सर। हाँ कुछ नहीं है इसमें भी। अब देखो इधर आ जाओ, 7th, a thin prism having refracting angle 10 डिग्री। अब थिन प्रिज्म है, उसने पहले ही बोल दिया, तो थिन के जो प्रिज्म के फॉर्मूले हैं वो लगा लेंगे। हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री, मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना, ये जैसे ये वाला एंगल, ये बोल रहा है वो 10 डिग्री दे रखा है इसमें, ठीक। तो ए की वैल्यू 10 डिग्री दे रखी है। इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42, तो न्यू भी दे रखा है 1.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म, एक और प्रिज्म है उसके साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, तो फिर एक और ले लो, अभी बना लेंगे उसको। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। अच्छा, तो देखो जब हम प्रिज्म के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं ना तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे, तो ऐसे दो प्रिज्म लगा दिए, इसको A1 ले लो, A1 μ1, और इसका ले लो A2 μ2, तो A2 कितना हो जाएगा, ये तो निकालना ही है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म ये निकालना है, और μ2 कितना हो जाएगा 1.7। तो उसने बोला है कि यहाँ से लाइट आई, ये जो भी हुआ ऐसे करके गया कुछ, ठीक है, ऐसे निकल गई, तो डिविएशन कुछ नहीं है, मतलब जो रे जैसे जा रही थी फाइनली उसी डायरेक्शन में जाएगी रे, तो डिविएशन नहीं है। तो डिविएशन जब नहीं होता तो दोनों का डिविएशन, नेट डिविएशन Δ1 माइनस Δ2 इक्वल टू 0 हो जाता है, इसको बोलते हैं कोई डिविएशन है ही नहीं, सर ठीक है। हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाला, अगर ये सेकंड वाला प्रिज्म नहीं होता तो फिर लाइट तो नीचे जाती ना। हाँ तब तो होता कुछ डिविएशन, ठीक है। या फिर और सर ये प्रिज्म लगाने से डेविएट नहीं होगी। दो प्रिज्म लगाने से डिविएशन 0 भी हो सकता है, ठीक है। एक प्रिज्म से डिविएशन कभी 0 नहीं होता, दो प्रिज्म लगाने से हो सकता है। तो एक का जो डिविएशन है वो दूसरे वाले को कैंसिल कर रहा होगा, तभी तो डिविएशन, डिविएशन तो दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं Δ1 और Δ2, लेकिन एक का डिविएशन दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा, मतलब इसका डिविएशन पॉजिटिव होगा तो उसका नेगेटिव हो जाएगा और दोनों नेट 0 हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। इसीलिए जब डिविएशन नहीं होता तो हम बोलते हैं कि एक का डिविएशन माइनस दूसरे का डिविएशन 0। तो अब क्या है, दोनों का डिविएशन बराबर। अब डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, A1 इंटू μ1 माइनस 1, थिन प्रिज्म का फॉर्मूला है ये, A2 इंटू μ2 माइनस 1। तो अब हम इसको यूज कर लेंगे। कितना हो गया, A1 कितना है 10, μ1 कितना है 1.42 माइनस 1 इक्वल टू A2 कितना है वो तो निकालना है, और दूसरा μ2 1.7 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 0.42 इंटू 10, तो हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय
0.7, ठीक है, इक्वल टू A2। तो अभी पॉइंट कट के कितना आ जाएगा, 7 6 42, 6 डिग्री आ जाएगा। A2 की वैल्यू 6 डिग्री। तो ए हो गया, सिंपल, और कुछ नहीं करना, ठीक है, ये यस बात है। सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर above the earth is the same as that at a depth d below the surface of earth। मतलब ये है कि अर्थ के, बोल रहा है कि 1 किलोमीटर हाइट पे h जितनी ग्रेविटी है उतनी ही किसी डेप्थ पे है d। तो फिर वो डेप्थ क्या होगी? देखो ऐसे केस में कि किसी हाइट पे जो ग्रेविटी है वो किसी डेप्थ पे ग्रेविटी, तो जी एच इक्वल टू जी डी। तो ये हमें पता है फॉर्मूला होता है 1 - 2h/r, और ये होता है हमें पता है ग्रेविटी एट डेप्थ 1 - d/r। तो 1 1 कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, आर आर भी सब कट गया, तो d इक्वल टू 2h। तो अगर h 1 किलोमीटर है जैसे दे रखा है, तो d हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ये 2 किलोमीटर, ठीक है। यस सर। हाँ ये बात है। हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। A potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurements of EMF because the method involves। अब देखो इसमें तो कुछ नहीं है, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो इन्वॉल्व करता है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट तो बहुत सारी चीजों में भी होता है। अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो सर थ्रू द बी। गैलेक्सी। हाँ भी हो सकता है, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल गैल्वानोमीटर, ये सब तो कुछ नहीं है, सेल कुछ नहीं, ठीक है। तो सीधा सीधा इसको ये याद होना चाहिए कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता पोटेंशियोमीटर में, उसका यूज किया जाता है ये सब निकालने के लिए, ईएमएफ वगैरह। चलो आगे चलते हैं। अब उसमें बोल रहा है स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद ए रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। मतलब एक ब्लैक बॉडी है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, रेडियस, और रेडिएट 450 वाट पावर, पावर दे रखी है उसको, इतनी इतनी पावर से वो रेडिएट कर रही है, मतलब एनर्जी निकाल रही है। और टेम्परेचर भी दे रखा है 500 केल्विन, ठीक है। इफ द रेडियस वर हाफ्ड, अच्छा इसी को अगर हम छोटा कर दें, हाफ कर दें रेडियस को, मतलब आर कर दें R1 और R2, ये कितना कर दें 6 सेंटीमीटर। तब पावर और टेम्परेचर को डबल कर दें, टेम्परेचर कितना कर दें 1000 केल्विन। तो पावर कितनी होगी यही बताना ना। अब देखो पावर क्या फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है ब्लैक बॉडी का सिग्मा ए टी की पावर T1 की पावर 4, ऐसे ही P2 सिग्मा ए, सिग्मा कांस्टेंट है, A1 ले लो A2 ले लो, T2 की पावर 4। तो डिवाइड कर दो, हमें P2 निकालना है, सिग्मा कट गया। और एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया कितना 4πr²। तो P1/P2, P1 दे रखा है हमको 450, P2 निकालना है, और ये कितना होता है 4πr²। तो 4πr1² कितना 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर इंटू T1 कितना है 500, 500 की पावर 4 अपॉन 4π 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो रेशियो है तो रेशियो में सेंटीमीटर लो या कुछ लो, सेम लेना चाहिए, कट जाएगा। इंटू 1000 का 1000 की पावर 4, ये कट गया। तो 12/6 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू ये 500 अपॉन 1000 कितना होता है 1/2, तो 1/2 की पावर 4।
तो ये कितना आ जाएगा 1/8। सही है कि नहीं? नहीं, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो P2 कितना आ जाएगा 450 इंटू 4, कितना हो गया 1800। ठीक है, ये हो गया 1800, खत्म कहानी। ठीक, आ गया समझ में? Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें बोल रहा है फिगर शोज अ सर्किट दैट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस आर नो वाट नहीं है, ये ओम है, ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस 9 ओम दे रखा है ईच। 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स विद इंडक्टेंस, इंडक्टेंस भी दे रखी है L, रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, इंडक्टर जोड़ रखे हैं, एंड एन आइडियल बैटरी, बैटरी भी है, ईएमएफ है उसका 18 वोल्ट। करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज, द स्विच इज क्लोज। इसको हमने क्लोज कर दिया, जैसे ही किया वैसे ही करंट बताना है थ्रू थ्रू द बैटरी, बैटरी से कितना करंट पास करेगा आई। तब देखो, जब है जैसे ही हम ये करेंगे तो जो कैपेसिटर होता है वो एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मतलब करंट सारा यहां से चला जाएगा, और जो इंडक्टर होता है वो सारा का सारा मतलब ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे भी कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो ये एक ऐसा मतलब कटी हुई तार की तरह बिहेव करेंगे। जो इंडक्टर होते हैं वो कटी हुई तार की तरह बिहेव करते हैं जब हम स्विच को क्लोज करते हैं। तो ये दोनों कटी हुई तार, मतलब यहाँ पे तार काट दी तुमने, ठीक है, तो करंट तो यहाँ से जाएगा ही नहीं किसी भी हालत में, और सारा करंट इसमें जाएगा। तो मतलब ये जुड़ी हुई तार की तरह बिहेव करता है कैपेसिटर। तो अब यहां से करंट जाएगा तो ये एक, देखो तो ध्यान से देखें तो कैसा बन जाएगा हमारा सर्किट, ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये पूरी तार में कोई करंट तो है नहीं, तो इसको तो हटा ही दो क्योंकि इंडक्टर, और इस तार को भी हटा दो। तो अब देखा जाए तो ये दो रेजिस्टेंस है दोनों पैरेलल में, और ये एक तार की तरह है। तो एक रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस भी ऐसा ही हो गया, और उसके बाद ये दोनों पैरेलल में जुड़ गए, आर और ये हो गया ई। अब आई निकालना है, तो आर और आर क्या हो जाएगा पैरेलल में, R/2। ठीक है, पर E इक्वल टू आई आर लगा लेंगे ओम्स लॉ। तो E इक्वल टू आई इंटू R/2, क्योंकि आर और आर पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या आता है, R/2 आता है ना, तो आ गया। तो आई क्या आ जाएगा 2E/R, तो 2 इंटू ई कितना है, ई 18, आर कितना है 9, तो 9 से कट गया 2, तो 4 आ गया, 4 एम्पेयर। तो आंसर हो गया 4। सही है, आया समझ यस। में? यस हाँ, सर। ये बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो, रेडियोएक्टिव मटेरियल ए हैज डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा। ठीक है, डीके कांस्टेंट होता है कुछ, ये जैसे कि हम इक्वेशन लिखते हैं ना, रेडियोएक्टिविटी में पढ़ते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कैसे चेंज हो रहे हैं, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस, वो जो यहाँ पे लेमडा टी रखते हैं उसकी जगह उसने 8 लेमडा दे रखा है। तो 8 लेमडा टी ऐसा कुछ दे रखा है। तो ए ले लेते हैं, ए वाला मटेरियल का जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ऐसे चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, और दूसरा मटेरियल है उसका डी के कांस्टेंट दे रखा है कितना, लेमडा। तो इसका एन नॉट इनिशियली ऐसे लिखा हुआ, इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो एन नॉट इनिशियली जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो सेम है। ठीक, ई की पावर माइनस लेमडा टी। अब उसने बोला है आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल ए टू दैट बी विल बी 1/e, मतलब Na/Nb उसने दे दिया है 1/e के बराबर, तो 1/e रख देंगे यहाँ पे, E इक्वल टू एन नॉट तो कट गया। तो अब E की पावर माइनस 8 लेमडा टी अपॉन E की पावर माइनस लेमडा टी। तो अब ये उठ के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा,
1/e, तो इसको ऐसे लिख लो e की पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू e की पावर -8 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी, क्योंकि फिर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, फिर पावर हो जाएगी तुम्हारी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी कितना आ गया, e की पावर -1 इक्वल टू e की पावर -7 लैम्डा टी। ठीक है, अब देखो ये पावर दोनों बराबर कर दो, क्योंकि ये ई हो गया, तो -1 इक्वल टू -7 लैम्डा टी, माइनस कट गया। तो इसने बोला है आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम पूछा है ना उसने कि कब ऐसा होगा कि रेशियो 1/e हो जाएगा, तो टी निकालना हमको, टी इक्वल टू 1/7 लैम्डा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए 1/7 लैम्डा। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखो चलो। The diagrams below show regions of equipotential, मतलब equipotential surface दे रखे हैं तुमको चारों डायग्राम में। A positive charge is moved from A to B, A से B गए हम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेके, तो हमें बताना है, ये इनमें से बताना कौन सा सही होगा। अब देखो पहला क्या बोल रहा है, इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम, क्या दोनों यहाँ पे ये जो है ना 10 वोल्ट 20 वोल्ट ये दे रखा है कि इस वाले सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, और इस वाले का फिर 20, फिर इस वाले का 30, ठीक है, और इस वाले का फिर 40, ऐसे 10 20 30 40 ये सब दे रखा है। तो हम चार्ज को ए से बी ले गए, तो वर्क डन हमको क्या सेम करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा क्या? देखो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी, मतलब Q फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब फाइनल पोटेंशियल सपोज यहाँ पे बी पे पोटेंशियल कितना है, बी पे पोटेंशियल है 40 है, माइनस इनिशियल ए पे कितना है 10, तो कितना हो गया ये 30Q। अब बाकी में देख लो, यहाँ पे 40 यहाँ पे 10, यहाँ पे 40 यहाँ पे 10, 40 10, तो कुल मिला के देखा जाए तो वर्क डन सेम आ रहा है सब में। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ ये बात है। आगे बढ़ते हैं चलो। अब देखो क्या बोल रही है, 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद देयर स्पेसशिप, द टू विल, क्या होगा बताओ जरा, बोलो। सर मूव अवे क्यों 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 सर, क्यों क्योंकि होगा मूव? ग्रेविटी तो है ही नहीं, तो अट्रैक्ट कौन करेगा उन्हें। अच्छा, तो दूर क्यों जाएंगे फिर ये, दूर कौन ले जाएगा? सर बताओ। दूर। देखो ऐसा है कि जब ये ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में खो गए, ठीक है, और दो बॉडी हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। अरे दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, ड्यू टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों? तो एक दूसरे के पास ही आएंगे, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, सर ग्रेविटेशनल स्पेस मतलब वहां पे ग्रेविटी नहीं है। नहीं ग्रेविटी किसकी वजह से नहीं है, ग्रेविटी अपनी तो ग्रेविटी होगी उनकी, आदमी की ग्रेविटी होती कि नहीं होती, आदमी की खुद की ग्रेविटी होगी। यस सर। हाँ, तो वो खींचेगा नहीं दूसरे बंदे को। यस सर। अरे न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं, दो बॉडी जिसका कुछ मास है वो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, तो वही तो करेंगे ये भी, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक, दुनिया में कहीं भी दो मासेस हैं उनके बीच में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे कि सूरज अर्थ को खींच रहा है,
लेकिन वो उसके पास नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो घूम रहा है, वो उसको बैलेंस कर रहा है घूम के, इस वजह से। अगर वो रुका होता तो घुस जाता अंदर। ठीक है, ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है। द x and y coordinates of the particle at any time are x equal to 5t minus 2t square and y equal to 10t respectively। मतलब x और y कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ऐसे टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। x और y मीटर में और t सेकंड में। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा? तो हम पहले निकाल लेंगे। x हमें दे रखा है 5t माइनस 2t स्क्वायर, ये तो बहुत ईजी है। y कितना है? 10t। तो पहले वेलोसिटी निकाल लो एक्सेलरेशन निकालने के लिए। कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएट कर दो उसको। 5 माइनस 4t, तो वी एक्स हो गया ये। और ये कितना हो जाएगा? वी वाई। ये कितना हो जाएगा? सिंपल 10। अब ए एक्स कितना हो जाएगा? इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा -4। और ए वाई तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो बचा सिर्फ एक एक्सेलरेशन ए एक्स, तो -4 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, टाइम तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो -4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये बात है। तो समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ऐसे ही सेशन हम लगाते रहेंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे और तुम्हें पता चलता रहे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर जो रोटेशन की आपने पीडीएफ भेजी थी ना, उसका सॉल्यूशन कब करेंगे? अच्छा, सॉल्यूशन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल कर लेंगे, कल। यस सर। ठीक है। हाँ, बिलाल तुमने कर लिया? सर जो पीडीएफ है, अगर वो नहीं हो रही तो इसका मतलब हमें वो कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ने चाहिए? मतलब सर हो रहे हैं क्वेश्चंस, पर कुछ कुछ जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उनके लिए। हाँ, तुम्हें सोचना चाहिए ना क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्या है कि नहीं हो रहा। सर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं तो उनको दोबारा से पढ़ना है। हाँ, दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। यस सर। हाँ, बस पता होना चाहिए। बाकी जब प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो उसका फिर सॉल्यूशन भी निकल जाता है। बिलाल तुमने कर लिया रोटेशन के क्वेश्चन? सर कुछ कुछ कर रहे हैं सर, अभी बाकी रह रहे हैं सर। यार कब करोगे बताओ? सर जो कब करो? क्वेश्चंस है ना, हाँ, सर वो उसी टाइम करने चाहिए जैसे ही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, या फिर मतलब हमें उसको बाद में करना चाहिए चैप्टर खत्म होने के बाद? देखो, चैप्टर खत्म होने के बाद ही तुमको करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड भी होते हैं 2-3 कॉन्सेप्ट से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक महीने बाद उठाया तो तुम भूल गए। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और तुम्हारा हमने टेस्ट लिया था ना किस चीज का? न्यूटन लॉ का टेस्ट ले लिया था। यस सर। तो वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट भी तो बचा है ना अभी। सर उसका लिया था शायद, वर्क पावर एनर्जी का। अच्छा, एनर्जी का ले लिया था। तो अब उसके बाद रोटेशन, रोटेशन का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं सर जल्दी वर्क से। और एनर्जी का टेस्ट अभी नहीं हुआ सर, रोटेशन उसका हुआ था सर, अभी नहीं न्यूटन हुआ? लो। अच्छा, अभी नहीं हुआ क्या? तो ठीक है, एक काम करते हैं, वर्क पावर एनर्जी तैयार कर लो। बताओ कब कब देना टेस्ट? सर इस वाले संडे को। संडे को? ठीक है, संडे को दे दो। संडे को, इस संडे को। यस ठीक। सर। हाँ, और बिलाल कल तक कर लोगे? कल क्लास में हम रोटेशन डिस्कस करेंगे, कर लोगे क्वेश्चंस? सर वो जैसे अभी जो चैप्टर्स हो रहे हैं ना सर, उनकी हाँ, प्रैक्टिस कर रही है, मतलब कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले उसके बाद क्वेश्चंस करें? नहीं ऐसा मत करो।
सर उसी जैसे टाइम भी सॉल्व करना है? देखो, तभी तो मैंने ये शुरू किया है, ये 15-15 क्वेश्चंस वाला सेशन, ताकि तुमको फुल सिलेबस का भी फ्लेवर मिलता रहे, क्योंकि तुमने तो पढ़ रखा है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। यस सर। आज जो क्वेश्चन किए हैं, तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा था कि बनाने होते हैं ना चैप्टर के, तो सर जैसे नोट्स बना रहे हैं और फिर और लेक्चर बचे, बैकलॉग हो रखा है, तो सर मतलब बैकलॉग क्लियर करने के लिए वो लेक्चर्स जल्दी जल्दी सुनने हैं, तो उसी टाइम क्वेश्चंस करना जरूरी है? जब चैप्टर खत्म हो जाए तो उस टाइम क्वेश्चन कर लेने चाहिए, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं करने चाहिए। सर हर चैप्टर के? हाँ, हर चैप्टर की, जैसे मैं तुमको दे रहा हूँ ना, जैसे ही तुमने तो बहुत टाइम लगा दिया रोटेशन के क्वेश्चन करने में, अब तो वो सर रोटेशन तो हो गया है सर। है, नहीं हो रहे। नहीं सर, हो रहे हैं रोटेशन के क्वेश्चन तो हो रहे हैं, पर सर कुछ कॉन्सेप्ट है ना, तो वो दोबारा पढ़ने हैं मतलब। अच्छा, तो पढ़ो ना फिर, दोबारा पढ़ो, कोई बात नहीं, फिर करो। बिलाल, तुम कल तक कर लोगे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे रोटेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने तो सॉलिड भी खत्म करा दिया एक क्लास में, सॉलिड तो छोटा सही है। अब देखो हम ना जो इसमें थ्योरी में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, थ्योरी में हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। है, हाँ, सॉलिड खत्म हो गया। उसके क्वेश्चंस भी तो करने थे। क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, लेकिन वैसे थ्योरी वाइज खत्म हो गया, छोटा सा तो है। लेकिन यस हम सर। कल की क्लास में करेंगे रोटेशन के क्वेश्चन। ठीक है, कर लेना पूरा, सारे ट्राई कर लेना। यस सर। चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, बाय बाय।